हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं विकी टॉक्स। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जयपुर राज परिवार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई और उस तस्वीर को लेके एक ट्विटर यूज़र है दिलीप मंडल, जो कि अपने आप को एक प्रोफेसर बताते हैं, एक जर्नलिस्ट बताते हैं अपने ट्विटर बायो में। इंडिया टुडे, बीबीसी, द प्रिंट जैसे नेटवर्क्स के लिए काम कर चुके हैं, जिनके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी की। जो भी राजा, रानी, नवाब अंग्रेजों से लड़े, उनके वंशज ऐसी तस्वीर खिंचवाने की हालत में नहीं रहे। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, सबका परिवार बर्बाद हो गया। ये समझौता परस्त परिवार तलवार पर चुनरी बांधकर बच गए। वैसे होटल के वेटर ही दिख रहे हैं। ये भी शोक का विषय है कि मत्स्य राजवंश से जयपुर की सत्ता इन लोगों के हाथ में कैसे गई। मुगलों और अंग्रेजों से कैसे कैसे समझौते करके इन्होंने राज बचाया, वो दूसरा भाग है। इनकी सत्ता बचाने के लिए राजकुमारियों ने कुर्बानी दी है। वैसे अब तो राजस्थान के सभी पुराने राज परिवार होटल और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, बिस्तर वगैरह भी साफ रखते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में बैंड वाले भी आजकल ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं। ब्रिटिश फौज वाली लाल ड्रेस की जगह अब उनमें एथनिक ड्रेस का चलन बढ़ा है। ये तलवारों से पता नहीं क्या करते हैं। पिछले 500 साल से तो सिर्फ समझौता करते रहे हैं। सिर्फ किसानों को डराने के काम आती थी उनकी तलवारें। सरदार पटेल ने उनके साथ सही किया। इनकी भाषा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच किस तरह की है। ये झूठ फैला के एक राज परिवार का तो मजाक बना ही रहे हैं, ये साथ ही हर उस इंसान का मजाक बना रहे हैं जो मेहनत करके अपना घर चलाता है। इनके हिसाब से वेटर और बैंड वाला एक मजाक का पात्र है। खैर, इनकी सोच जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, और ये किसी का भी मजाक बनाए उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये किस तरह से एक कम्युनिटी के लिए हेट फैलाने का काम कर रहे हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इनके ट्वीट को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा राजपूत हिस्ट्री के बारे में फैलाया जाता है और किस तरह से पिछले 75 सालों में एक एजेंडा को कॉमन पॉपुलेशन के माइंड में इस तरीके से बिठा दिया गया है कि आज लोगों को वो सच लगता है। तो चलिए इनके ट्वीट को ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोपेगेंडा को समझते हैं। इनका कहना है कि जो राज परिवार अंग्रेजों से लड़े वो बर्बाद हो गए और जयपुर राज परिवार ने अंग्रेजों से समझौते किए और अपनी तलवार पे चुनरी बांधकर बच गए। अरे प्रोफेसर साहब, अगर आपने इतिहास सही तरीके से पढ़ा होता तो आपको ये मालूम होता कि जयपुर राज परिवार को अंग्रेजों से लड़ने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जयपुर रियासत डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आती थी, बल्कि जयपुर रियासत एक प्रिंसली स्टेट था जिसके ब्रिटिशर्स के साथ में अलायंस थे। ये मैप आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से हिस्से हिंदुस्तान के डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के अंडर आते थे और कौन से हिस्से प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके ब्रिटिशर्स के साथ में अलायंस थे। अलायंस का मतलब था कि ब्रिटिशर्स का इंटरनल अफेयर्स में स्टेट के कोई रोल नहीं रहेगा और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनमें ब्रिटिशर्स का रोल रहेगा, जैसे कि स्टेट की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस भेजना, जिसके बदले ब्रिटिशर्स को एनुअल टैक्सेस दिए जाते थे। और भी संधियाँ रही होगी ट्रेड को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, लेकिन वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। और अंग्रेज़ों से अलायंस किसने नहीं की, किसने संधियाँ नहीं की? मराठों ने की, सिखों ने की, मुस्लिम नवाबों ने की, जाटों ने की। सब ने अपना समय के साथ में नुकसान और फ़ायदा देखते हुए अंग्रेज़ों से अलायंस किए। लेकिन ये स्पेशल हेट और ये स्पेशल प्रोपेगेंडा सिर्फ राजपूत राजाओं के लिए ही क्यों? और ऐसा नहीं है कि कोई राजपूत राजा कभी अंग्रेज़ों से लड़ा ही नहीं, लेकिन ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इनके एजेंडा में फिट नहीं बैठता है। और क्यों लड़वाना चाहते थे आप जयपुर राज परिवार को अंग्रेज़ों से? मूर्खतापूर्ण एजेंडा चलाते हैं। कहते हैं 1857 में अगर राजपूत राजा लड़ते तो तभी आज़ादी मिल जाती। 1857 में जो लोग अंग्रेज़ों से लड़े उनके अलग अलग स्टेट्स थे, बहुत से ज़मींदार थे, तालुकदार थे, सिपाही थे, जिनमें ऑब्वियसली बहुत सारे राजपूत भी थे। सबके अलग अलग कारण थे लड़ने के। और 1857 में आज़ादी मिल जाती तो आप ऐसा क्या करने वाले थे जो आप आज नहीं कर पा रहे हो? अभी तो आज़ादी मिली हुई है ना, करो जो करना है। क्यों फालतू का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हो? अगर इतिहास पर टिप्पणी करने का शौक है तो पहले इतिहास को पढ़ो सही तरीके से और फिर करो, नहीं तो चुप रहो। इसके आगे एक ट्वीट में लिखते हैं, ये भी शोक का विषय है कि मत्स्य राजवंश से जयपुर की सत्ता इन लोगों के हाथ में कैसे गई। मत्स्य राजवंश से जयपुर की सत्ता इनके हाथ में कैसे गई? पहली बात तो जयपुर की नहीं, आमेर की या ढूंढाड़ की सत्ता गई है, क्योंकि जयपुर सवाई जयसिंह जी ने 1727 में बसाया था। तो ढूंढाड़ की सत्ता इनके हाथ में कैसे गई? तो भाई कछावा राजपूतों ने आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीत लिया। हाँ, वहाँ के जो चीफ्स थे वो मीणा हुआ करते थे, लेकिन आमेर देवली के बड़गुजर राजपूतों के अंडर ही आता था। वहाँ के मीणा चीफ्स को हराने के बाद कछावाज ने देवली के बड़गुजर राजपूतों को भी हराया और पूरा जो ढूंढाड़ का एरिया था वो कछावा रूल के अंडर आ गया। अब देखिए किस तरह से दो कास्ट राजपूत और मीणास के बीच में इस नैरेटिव से हेट फैलाने का काम किया जाता है, जबकि लड़ाई दो राजपूत राजाओं के बीच में ही थी। और अगर ये शौक का विषय है तो आप इस पे शौक कीजिए और लोगों को बताइए, और अगर आपसे शौक नहीं हो पाता है तो हमें बताइए, हम इस पे शौक करके लोगों को बता देंगे। आगे ये लिखते हैं,
मुगलों और अंग्रेज़ों से कैसे कैसे समझौते करके इन्होंने अपना राज बचाया, वो दूसरा भाग है। ये फिर से वही समझौते की बात करके ये दर्शाना चाहते हैं कि जयपुर राज परिवार ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी और हमेशा समझौते करके अपना राज बचाया। पहली बात तो इसमें बुराई क्या है, उनकी डिप्लोमेसी ज़बरदस्त थी। उन्होंने संधियाँ की मुगलों से, अंग्रेज़ों से, अपने स्टेट की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, तो क्या बुरा किया। और जहाँ तक लड़ने की बात है तो राजा मान सिंह जी ने अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा, बंगाल, बिहार तक युद्ध लड़े और वो युद्ध उन्होंने जीते भी। जयपुर स्टेट का पचरंगा फ्लैग तो बना ही तब था जब राजा मान सिंह जी ने अफगानिस्तान में पठानों की 4 खूंखार ट्राइब्स को युद्ध में हराया था। और कोई भी राजा, कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता अगर डिप्लोमेसी से काम हो जाए। और डिप्लोमेटिक विक्ट्री नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि आज हमारा देश किसी भी देश से डिप्लोमेसी के थ्रू कोई समझौता करता है तो उसे इंडियाज़ डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जाता है। वैसे ही जो समझौते, जो संधियाँ जयपुर स्टेट ने मुगलों से और अंग्रेज़ों से की, वो जयपुर स्टेट की डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज ही थी। संधियों का, अलायंस का मतलब एक तरफा समझौता नहीं होता है, दोनों तरफ से समझौता होता है और दोनों साइड्स के बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को तभी अच्छा लगता जब यहाँ भी रानियाँ जौहर करती, हज़ारों लोग मारे जाते, सालों साल युद्ध होते रहते। आप जैसे लोगों को तभी सुकून मिलता। मुगलों से जो पॉलिटिकल मैरिज अलायंस राजपूत राजाओं ने किए, उसके लिए ये राजपूत राज परिवारों को नीचा दिखाना चाहते हैं, पूरी राजपूत कम्युनिटी को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने उस समय इस्लाम धर्म अपना लिया, जिनमें राजपूत तो थे ही, बल्कि हर जाति, हर धर्म के लोगों ने इस देश में इस्लाम धर्म अपनाया। चाहे फिर वो जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, तेली हो, धोबी हो, दर्जी हो, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म का इंसान इस देश में नहीं होगा जिसने उस समय इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। उन लोगों को ये क्या कहेंगे? इनके हिसाब से उन लोगों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। उन लोगों ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो किया वो उन्होंने बेस्ट किया। और चाहे किसी भी वजह से उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया हो, लोअर कास्ट ने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किया हो, किसी ने सत्ता के लालच में किया हो, किसी ने सूफिज़म से इन्फ्लुएंस होकर अपने मन से किया हो, किसी ने डर के किया हो, आप ये शुक्र मनाइए कि जयपुर राज परिवार समझौता करने की स्थिति में था। और जो समझौते और युद्ध राजपूत राज परिवारों ने किए, उन्हीं की वजह से आज जो इस देश का कल्चर है, जो एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन है, वो आज तक बच पाई है। 7th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक कंटिन्यूअस राजपूत राजाओं ने इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट किया 1000 साल तक। इसी वजह से हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, वो अभी तक बच पाया है। और ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले वीडियोज़ में हम इस बारे में फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। हाँ, हमें नुकसान भी हुआ इन 1000 सालों में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हमारी सिविलाइजेशन बहुत कम हो गई, लेकिन आज भी इन देशों में हिंदू सिविलाइजेशन बची हुई है। और जिस जयपुर राज परिवार की आप बात कर रहे हैं, इसी जयपुर राज परिवार के ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जिन्होंने आज़ादी के बाद बिना कोई सैलरी लिए इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दी। सबसे रिच स्टेट था जयपुर राजस्थान का। वो चाहते तो आराम से राजा की ज़िंदगी जी सकते थे। और आज़ादी के बाद तो डेमोक्रेसी थी इस देश में, उन्हें किसी से समझौता करने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें प्यार था अपने मदरलैंड से, और वॉरियर स्पिरिट थी जैसे कि बाकी के राजपूत राजाओं में थी। भवानी सिंह जी ने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में मेजर रोल प्ले किया। उन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया और पाकिस्तान में लगभग 80 किलोमीटर सिंध तक अंदर घुस के पाकिस्तानी इलाकों पे कब्जा किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये कहते हैं कि जयपुर राज परिवार तलवार पे चुनरी बांधकर बच गया। जो राज परिवार आज़ादी के बाद भी इस देश के लिए अपना योगदान दे रहा है, और सिर्फ पैसे से ही नहीं, जो इंडियन आर्मी तक में अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस राज परिवार का ये मजाक बनाते हैं और उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। और ये राज परिवार को टारगेट करके पूरी राजपूत कम्युनिटी को नीचा दिखाना चाहते हैं। आगे ये लिखते हैं, इनकी सत्ता बचाने के लिए राजकुमारियों ने कुर्बानी दी है। कुर्बानियाँ तो उन राजकुमारियों ने और रानियों ने भी दी जो जौहर की आग में जल गई। और राजकुमारियाँ नहीं, आम औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए। उनकी तो ये बात कभी नहीं करते। और जहाँ रेस्पेक्टफुली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पॉलिटिकल मैरिज अलायंस हुआ, वो इनको बहुत बड़ी कुर्बानी लगता है। ये मैरिज अलायंसेस हज़ारों साल के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। ना तो अकबर की एक ही रानी थी और ना राजा भारमल की एक ही रानी थी। उनकी भी कई रानियाँ थी जिनसे उनके कई बच्चे थे। उनमें से एक की शादी उन्होंने करा दी अकबर से। और उन्होंने अपने स्टेट और अपने लोगों की भलाई के लिए मैरिज अलायंस किए, तो क्या बुरा किया। अकबर को भी मालूम था कि ये मैरिज अलायंस उसके लिए बेनिफिशियल है, और भारमल को भी पता था कि ये मैरिज अलायंस उनके लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों ने बैठ के बात की और अलायंस किया। लेकिन ये लोग इस चीज़ को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि राजा भारमल डरते हुए अकबर के पास गए और उससे कहा कि भाई मुझे छोड़ दो और मेरी बेटी को ले जाओ। इनका मकसद है राजपूत कम्युनिटी को टारगेट करना और राजपूत हिस्ट्री को नीचा दिखाना, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और यही नहीं, मैंने तो कुछ राजपूतों को कहते देखा कि जयपुर वाले तो मुगलों के गुलाम थे। गुलामी करने में और संधिया करके साथ मिलकर राज करने में बहुत फ़र्क होता है।
इस बात को समझिए और इतिहास को गलत तरीके से पेश करना बंद कीजिए। गुलामी का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा ब्लैक लोगों के साथ क्या होता था, उसे कहते हैं गुलामी। जो मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ से लोगों को ले जाके स्लेव मार्केट्स में बेच देते थे, उसे कहते हैं गुलामी। दो राजाओं के बीच हुई संधि को गुलामी नहीं कहते। और चलो मान भी लो कि गुलामी की, तो तुम्हारा तो भला ही हुआ उनकी गुलामी से। उनकी वजह से ही आज जयपुर जयपुर है, नहीं तो शायद जलालाबाद या जमालपुर भी हो सकता था, जैसा कि बहुत से शहरों के साथ हुआ भी। और पूरी पॉपुलेशन ही इस्लामाइज्ड हो जाती तो क्या कर लेते। तो उन्हें कोसना बंद करो, क्योंकि उन्होंने जो किया वो आपकी पिछली और अगली 100 पुश्तें भी नहीं कर पाएगी। आगे ट्वीट में लिखते हैं, वैसे अब तो राजस्थान के सभी पुराने राज परिवार होटल और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। खाना अच्छा बनाते हैं, बिस्तर वगैरह भी साफ रखते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ये फिर से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जयपुर राज परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है और वो खुद ही होटल्स में बिस्तर साफ़ करते हैं और खाना बनाते हैं। ये सब काम करने के लिए लोग हैं भाई उनके पास में। आके देखना कभी, रामबाग पैलेस दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक है। और अगर वो ये सब करके मेहनत करते भी हैं तो मेहनत करना क्या बुरी बात है। इन्हीं राज परिवारों की वजह से राजस्थान में हज़ारों होटल्स और रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। इन्हीं राज परिवारों के बसाए शहरों, किले, मंदिर, मॉन्यूमेंट्स, उनकी हिस्ट्री को जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इन्हीं राज परिवारों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर ऐसे शहर बसाए जिन्हें देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और इस टूरिज़्म की वजह से ना जाने कितने होटल्स और रेस्टोरेंट्स चलते हैं और ना जाने कितने लोगों का घर चलता है। तो उन्हें अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, ये लोग उल्टा उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे ट्वीट में ये लिखते हैं, दिल्ली में बैंड वाले भी आजकल ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं। ब्रिटिश फौज वाली लाल ड्रेस की जगह अब उनमें एथनिक ड्रेस का चलन बढ़ा है। यहाँ ये ट्रेडिशनल ड्रेस का राजपूती साफे का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आप किसी साउथ इंडियन की लुंगी का मजाक बनाएं या किसी सरदार की पगड़ी का मजाक बनाएं। आगे ये कहते हैं कि ये तलवारों से पता नहीं क्या करते हैं, पिछले 500 साल से तो सिर्फ समझौता करते रहे। 500 साल पहले यानी कि 1550 से लेकर 1614 तक मान सिंह जी का जीवन रहा, तो तब तक तो तलवारों से युद्ध लड़ते थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे तलवारों का चलन कम होता गया और उसकी जगह बंदूक ने ले ली। लेकिन यहाँ फिर से वही कोशिश है इनकी, ये दिखाना कि जयपुर राज परिवार ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जबकि 1708 से लेकर 1710 तक जो राजपूत रिबेलियन हुआ उसमें आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ ने साथ मिलकर औरंगजेब के अगेंस्ट युद्ध किया। और सिख भी तो आज भी अपनी कृपान रखते हैं, तो क्या वो किसी को मारने के लिए कृपान रखते हैं? तो तलवार भी उसी तरह से एक ट्रेडिशन का, कल्चर का हिस्सा है जिसका ये मजाक बनाना चाहते हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करके नीचा दिखाना चाहते हैं। उसके आगे ये लिखते हैं कि इनकी तलवारें सिर्फ किसानों को डराने के काम आती थी। फिर वही प्रोपेगेंडा जो पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है कि राजपूत राजा किसानों पर अत्याचार करते थे। इस पर मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहला बीकानेर के गंगा सिंह जी का, जिन्होंने गंगानगर बसाया, जो पंजाब से पानी की लहर को राजस्थान के रेगिस्तान में लेके आए जब उनके स्टेट में भयंकर अकाल पड़ा था। इतने विजनरी थे कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म करने का सोचा। खुद के खर्चे पे गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल का नाम दे दिया। जाके कभी देखना गंगानगर, आज जहां राजस्थान की बेस्ट फार्मिंग होती है, जिसे ग्रैनरी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसान खुशहाल हैं तो वो गंगानगर के हैं। उसका क्रेडिट तो ये कभी राजपूत राजाओं को नहीं देंगे। दूसरा एग्जाम्पल जोधपुर के उमेद सिंह जी का, जिन्होंने अकाल पड़ने पे उमेद भवन का निर्माण करवाया ताकि अकाल पीड़ित लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। अगर नहीं पढ़ा है इतिहास तो पढ़िएगा। ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां राजपूत राजाओं ने बहुत अच्छे काम किए अपने स्टेट के लोगों के लिए। इवन जयपुर राज परिवार ने कितने लेक्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनवाए और कितने ही मंदिर बनवाए और पूरा का पूरा शहर बसा दिया आज से 300 साल पहले। लेकिन ये उन कामों को पूरी तरह से साइडलाइन कर देते हैं। हाँ, बहुत सी कमियां भी रही होंगी ज़रूर। 18th सेंचुरी आते आते बाहरी आक्रमणों से अपने स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिशर्स से अलायंस किए गए और टैक्सेस बढ़ाए गए। टैक्सेस तब भी बढ़ाए जाते थे, आज भी बढ़ाए जाते हैं। किसानों को तकलीफ आज भी होती है, तब भी होती थी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता था। ऐसा नहीं कि बस ज़बरदस्ती तानाशाही करके तलवार के दम पे सिर्फ लगान वसूला जाता था, जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। उनकी समस्याओं को सुना जाता था और उन्हें सुलझाया भी जाता था। और जयपुर राज परिवार ने कब तलवारों से किसानों को डराया धमकाया? एक इंसिडेंट बता दीजिए जब किसी किसान विद्रोह को तलवार के दम पे दबाया गया हो। एक इंसिडेंट है अलवर के नीमचाना मैस्केर का, जिसे सेकंड जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। लेकिन उसमें जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो मारे गए वो राजपूत कास्ट से ही थे, इसलिए इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर वो किसी दूसरी कास्ट से होते तो इसे ज़रूर हाईलाइट किया जाता। कभी बात करेंगे इस बारे में किसी वीडियो में। 2-3 बड़े फार्मर मूवमेंट्स हुए 1818 से लेकर 1947 तक।
और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती गई वो स्टेट के इंटरनल मैटर्स में भी दखल देने लगे। लेकिन इसका विरोध राजपूत राजाओं ने भी किया। 1857 की रिवोल्ट में भी जिन राजपूत स्टेट्स ने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया, उनकी लैंड्स जब्त की गई, उन पे हैवी टैक्सेस लगाए गए। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों को देखते हुए 1897 में क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। अंग्रेज़ों से अपने राइट्स बचाने के लिए राजपूत राजाओं ने क्षत्रिय महासभा बनाई, जबकि प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाता है कि राजपूत राजाओं ने हमेशा सिर्फ अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। फिर ये ट्वीट में लिखते हैं कि सरदार पटेल ने इनके साथ सही किया। मतलब ये दर्शाना चाहते हैं कि सरदार पटेल ने डरा धमकाकर राज परिवारों को इंडिया में शामिल कर लिया, वरना ये राज परिवार अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में जाना चाहते थे या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जबकि ये भी एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। क्या किसी भी राजपूत स्टेट ने विद्रोह किया जैसा कि जूनागढ़ और हैदराबाद में हुआ? जोधपुर की बात करते हैं लोग कि जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़बरदस्ती उन्हें इंडिया में शामिल किया। जोधपुर के महाराजा ने जो डिमांड्स अपने स्टेट के लिए की थी वो वल्लभ भाई पटेल ने मान ली थी और महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। इस समय का एक मशहूर किस्सा भी है जब जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपनी पेन रिवॉल्वर वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे वीबी मेनन, उनको दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस किस्से को लेकर भी कई कहानियाँ मशहूर है, लेकिन उसका सच कुछ अलग है, जिस पर मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कश्मीर, जोधपुर, गुजरात, जैसलमेर सब राजपूत स्टेट्स थे, लेकिन सब ने इंडिया के साथ एक्सेशन किया और चाहते अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना तो रिबेलियन कर सकते थे, चाहे वो फेल हो जाता, जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम ने किया, जूनागढ़ के नवाब ने किया। लेकिन किसी भी राजपूत स्टेट ने कोई रिबेलियन नहीं किया। लेकिन इन लोगों का काम है राजपूत राजाओं को हमेशा बैड लाइट में दिखाने का, जो ये हमेशा करते रहेंगे। दिलीप मंडल जैसे लोग ना कोई हिस्टोरियन है और ना ही इन्होंने इतिहास को सही तरीके से पढ़ा है। इनका काम है बस फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना और सोसाइटी में एक कम्युनिटी के लिए हेट फैलाना और एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, इनके जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस झूठे प्रोपेगेंडा को सच मानते हैं और उसे आगे पुश भी करते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। इस प्रोपेगेंडा का असर ये हुआ कि आज कुछ राजपूत खुद ये कहते हैं कि जयपुर वाले मुगलों के गुलाम थे। अगर आप खुद ही अपने इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो हमें दूसरों से तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि वो आपके इतिहास को सही तरीके से समझ पाएंगे या उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ राजपूत इतिहास नहीं है, ये भारत देश का इतिहास है, क्योंकि राजपूत चाहे फ्रंट पे रहे हों, लेकिन एज अ सोसाइटी हमने मिल के इन्वेडर्स से लड़ाई की है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, जैन हो, बनिए हो, भील हो, और फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, क्योंकि राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती भी लड़े थे और महाराणा प्रताप के साथ हाकिम खान सूर भी लड़े थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हिस्ट्री में। तो हम इतिहास को सही तरीके से समझ पाएँ, इसी सोच के साथ मैंने शुरुआत की है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी इसमें मेरे साथ जुड़ें और हम साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा को फाइट करें और इतिहास को सही से समझ पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इसे और लोगों को भी रिकमेंड करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको सही लगा या आपको क्या गलत लगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और वीडियो की क्वालिटी भी शायद थोड़ी सी लो है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे इम्प्रूव करने की। तब तक के लिए गुड बाय, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।